नमस्कार बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं गोरी के आक्रमण के समय भारत की अवस्था। मैंने पहले आपको बताया था गजनी के आक्रमण के समय भारत की अवस्था, और आज अपन वापस पढ़ते हैं नया टॉपिक में गोरी के आक्रमण के समय भारत की अवस्था। महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में भारत पर आखिरी आक्रमण किया था और महमूद गोरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दोनों आक्रमणों के बीच में 148 वर्ष का अंतर रहा, परंतु भारत की राजनीतिक अवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। ऐसा लगता है कि भारतीयों ने महमूद के आक्रमणों को भुला दिया और उनसे कोई सबक नहीं सीखा। भारत अब भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कुछ राज्य अवश्य ही शक्तिशाली और धन संपन्न बन गए थे, परंतु सभी राज्य किसी न किसी कारणवश आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे। देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त संगठन बनाकर शत्रु से लड़ना उनके बुद्धि और सामर्थ्य के बाहर था। संक्षिप्त में गोरी के आक्रमण के समय भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की स्थिति यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट था उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम राज्य। गोरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत में 3 मुस्लिम राज्य थे, सिंध, मुल्तान और पंजाब। सिंध में सुम्र जाति के शिया मुस्लिम शासकों का, मुल्तान में कारमाथी जाति के सियाओं का और पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का राज्य था। ये तीनों मुस्लिम राज्यों के साधन काफ़ी सीमित थे और इन राज्यों को अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा से तथा पड़ोसी हिंदू राज्यों का सहयोग भी उपलब्ध नहीं था। इसीलिए इनमें शक्तिशाली विदेशी आक्रांताओं की प्रगति रोकने या उनके युद्धों को रोकने का सामर्थ्य इनके अंदर नहीं था, इनकी क्षमता से बाहर था। नेक्स्ट है अजमेर का चौहान राज्य, जिसके राजा कौन था इस समय? पृथ्वीराज चौहान। गोरी के आक्रमण के समय अजमेर दिल्ली का चौहान राज्य उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इस समय यहाँ पृथ्वीराज चौहान, जिसको मुस्लिम इतिहासकार राय पिथोरा के नाम से भी पुकारते हैं, शासन कर रहा था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव नामक व्यक्ति ने सांभर में चौहान राज्य की नींव रखी। उसके वंश में दुर्लभ राज प्रथम ने काफ़ी ख्याति अर्जित करी। वह प्रतिहारों का सामंत था। उसके बाद वाकपति प्रथम ने इस वंश की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाया और महाराज की उपाधि धारण की। उसके एक वंशज विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्यों को पराजित किया। दुर्लभराज द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चौहान राज्य की शक्ति का विस्तार अजयराज के शासनकाल में शुरू हुआ। उसने परमारों को पराजित किया। अजमेर, जिसको अजयमेरू के नाम से भी जाना जाता है, नगर बसाया, जो बाद में चौहानों की राजधानी बना। अर्णोराज भी पराक्रमी शासक निकला। उसका लड़का विग्रहराज चतुर और भी पराक्रमी निकला। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को चौहान राज्य में मिलाया। गजनवी शासकों को परास्त करके पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी उसने अपने राज्य में सम्मिलित किया। उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर अजमेर के शासक बने। पृथ्वीराज द्वितीय, जिसे मुस्लिम मैंने बताया आपको राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है, सोमेश्वर का बड़ा पुत्र था। मतलब पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। उनकी जन्म तिथि एक तरह से विवादास्पद है। उसके बारे में अधिकतर विद्वान अपने अलग अलग मत लिखते हैं। कुछ के अनुसार 1167 ईस्वी को माना जाता है, कुछ के अनुसार 1165 ईस्वी माना जाता है। उस अपने पिता की मृत्यु के समय पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष का था, अतः कुछ वर्षों तक उनकी माँ कपूर देवी ने शासन चलाया। पृथ्वीराज चौहान की माँ का क्या नाम था? कपूर देवी। पृथ्वीराज को सिंहासन रूढ़ होते ही आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसे अल्पावस्था में ही
विग्रहराज चतुर के पुत्र नागार्जुन ने उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी और गुड़गांव पर अधिकार जमा लिया। कुछ चौहान सरदारों का सहयोग पाकर उसने अजमेर की तरफ प्रस्थान किया, परंतु पृथ्वीराज ने उन्हें बुरी तरह परास्त किया। नागार्जुन युद्ध में मारा गया। इसी समय चौहान राज्य के अंतर्गत अलवर, भरतपुर और मथुरा में आबाद भंडारकों ने विद्रोह करके अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1182 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज ने भंडारकों के विद्रोह को उछलकर इन क्षेत्रों पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर पृथ्वीराज ने विस्तारवादी नीति यानी दिग्विजय नीति को अपनाने का निश्चय किया। उसकी इस नीति का पहला शिकार महोबा का चंदेल राज्य हुआ। इस अवसर पर कन्नौज के जयचंद ने चंदेलों की सहायता की, जिससे चौहानों और गहडवाल शासकों की पहले से चली आ रही शत्रुता और अधिक बढ़ गई। 1176 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया और मार्ग में आबू के परमारों को भी परास्त किया। चौहानों को साम्राज्य विस्तार के लिए गढ़वालों से लंबे समय से संघर्ष करना। पृथ्वीराज द्वितीय की भांति कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद भी अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की आशंका रखता था। अतः पृथ्वीराज और जयचंद की विस्तारवादी नीतियों में संघर्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों राजा महत्वाकांक्षी थे और दोनों अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे और दोनों उस समय के शक्तिशाली शासक थे। पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेलों को सहायता देकर जयचंद ने पृथ्वीराज के असंतोष को पहले से ही बढ़ा दिया था। पृथ्वीराज ने बदले में जयचंद की पुत्री सयोगिता का स्वयंवर स्थल से अपहरण कर जयचंद को अपमानित किया। इस प्रकार गोरी के आक्रमण के समय दोनों शक्तिशाली शासक एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। नेक्स्ट था कन्नौज का राज्य। उत्तर भारत का दूसरा शक्तिशाली राज्य गहडवाल राठौड़ों का कन्नौज था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहले कि दोनों जयचंद और पृथ्वीराज किस तरह से आपस में एक दूसरे के शत्रु थे। गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज में जयचंद का शासन था। वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। नेक्स्ट आता है पाल और सेन वंश। गजनी के समय बंगाल पर पाल वंश का शासन था, परंतु गोरी के समय पालों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। गोरी के आक्रमण के समय इस राज्य पर लक्ष्मण सेन का शासन था, जो इस समय काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और सेन वंश के सामंत आपसी षड्यंत्रों से राज्य की शक्ति को कमज़ोर बनाने में जुटे हुए थे। नेक्स्ट आते हैं गुजरात के सोलंकी। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सोलंकी राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। गजनवी के समय इस राज्य पर भीमदेव का शासन था। इसके बाद जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल शासक हुए। इन दोनों के शासनकाल में सोलंकी राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। कुमारपाल की मृत्यु हो गई और उसके बाद सोलंकियों की शक्ति क्षीण होने लग गई थी। गोरी के समय यहाँ मूलराज द्वितीय का शासन था। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गुजरात पर गोरी के समय किस राजा का राज्य था? मूलराज द्वितीय का शासन था। वह एक दुर्बल शासक था और उसका राज्य गुजरात तथा सौराष्ट्र तक ही सीमित रह गया था। अन्य राज्य उस समय कुछ थे। भारत के अन्य राज्यों में चंदेलों का राज्य भी महत्वपूर्ण था। जेजाक भुत्ती यानी बुंदेलखंड का अधिकांश क्षेत्र चंदेलों के अधिकार में था और महोबा उनकी राजधानी थी। पर मर्दी देव ने चंदेल राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उसे परास्त करके चंदेलों की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। गोरी के समय दक्षिण भी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इनमें देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरा के पांड्य वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत की भांति दक्षिण के इन राज्यों में आपसी सहयोग एवं एकता का अभाव था
और वे आपस में ही संघर्षरत थे। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि गोरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत में 3 राज्यों सिंध, मुल्तान और पंजाब के अलावा अन्य सभी राज्यों में राजपूत शासकों का शासन था। ये शासक हठीले और गर्वशील थे, जिद्दी प्रवृत्ति के शासक थे और देश की सुरक्षा के लिए किसी एक के नेतृत्व में संयुक्त होकर विदेशी शत्रु से लोहा लेने की मनोदशा में नहीं थे। उनकी मानसिक स्थिति ये नहीं थी कि आपस में अपने स्वार्थ और हठीले व्यवहार को छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए एक होकर युद्ध कर सके, और इसी का फ़ायदा विदेशी शत्रु ने उठाया और वो बार बार यहाँ पर आक्रमण करता रहा। धन्यवाद बच्चों।